नमस्कार मित्रों, मैं राममोहन उपाध्याय अपने YouTube चैनल वेदिका उपाध्याय में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा में सामान्य अध्ययन के पूछे जाने वाले 30 प्रश्नों के ऊपर चर्चा करेंगे। ये सभी प्रश्न जो है काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। मित्रों, हम सभी को आज जानकारी हुई है, एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने यह जानकारी प्रदान की है कि 30 अक्टूबर से आपकी परीक्षा प्रारंभ कर दी जाएगी और यह परीक्षा कुल 5 चरणों में होगी। पहला चरण 30 अक्टूबर को होगा, दूसरा चरण 6 नवंबर, तीसरा चरण 14 नवंबर, चौथा चरण 26 नवंबर और पांचवा एवं अंतिम चरण 12 दिसंबर को आयोजित किया जाएगा। और उनका प्रयास है कि साक्षात्कार जो है आपका दिसंबर में ही प्रारंभ हो जाए। बहुत टेढ़ी खीर है उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के लिए कि जिस गति से उनका काम चल रहा है, संभावना कम ही दिखती है कि साक्षात्कार दिसंबर में प्रारंभ कर देंगे। फिर भी हम लोग एक सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ परीक्षा की तैयारी करें, जिससे परीक्षा में सफलता प्राप्त करने की संभावना बढ़ जाए, क्योंकि हमारे पास 4 महीने का समय है और 4 महीने का समय पर्याप्त होता है। हमारा पहला प्रश्न है, ऋग्वेद के किस मंडल में सर्वप्रथम शूद्र शब्द का प्रयोग किया गया है? तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी, 10वें मंडल में। ऋग्वेद के 10वें मंडल में सर्वप्रथम शूद्र शब्द का प्रयोग किया गया है। ऋग्वेद के 10वें मंडल को पुरुष सूक्त के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? पुरुष सूक्त के नाम से जाना जाता है। और यह ऋग्वेद का ऐसा मंडल है जो सबसे बाद में जोड़ा गया है। सबसे बाद का ऋग्वेद का यह मंडल है। यह प्रश्न भी परीक्षा में पूछा जाता है कि ऋग्वेद का सबसे बाद का मंडल कौन सा है, तो 10वां मंडल माना जाता है, जिसे हम पुरुष सूक्त के नाम से जानते हैं। और ऋग्वेद के इसी पुरुष सूक्त में सबसे पहले जो है चारों वर्णों का, किसका? चारों वर्णों का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है, जिसमें बताया गया है कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, कंधे से क्षत्रिय, कट भाग से या उदर भाग से वैश्य और पैर से जो है शूद्रों की उत्पत्ति हुई है। तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी, 10वें मंडल में। हमारा विकल्प ए है तीसरा मंडल। ऋग्वेद का जो तीसरा मंडल है उसके सृष्टा हैं विश्वामित्र जी। कौन है? विश्वामित्र जी हैं। और इसी मंडल में आपका गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है, तो यह सवित देवता को, सवित या सविता देवता को जो है समर्पित है। ठीक ना? हमारा विकल्प सी है 7वां मंडल। तो जो ऋग्वेद का 7वां मंडल है वह एक घटना के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। वह घटना है दास राग का युद्ध। मतलब 10 राजाओं का एक युद्ध हुआ था। 10 राजाओं का एक संघ था और उस समय जो है भरत जन के राजा सुदास के मध्य, भरत जन के राजा किस जन के थे? भरत जन के राजा सुदास के मध्य यह युद्ध हुआ था। युद्ध का मुख्य कारण था कि राजा सुदास ने विश्वामित्र को पुरोहित पद से हटा दिया। किसको? विश्वामित्र को पुरोहित पद से हटाकर किसको बनाया? वशिष्ठ को अपना पुरोहित बनाया। इससे विश्वामित्र जी नाराज हो गए और उन्होंने 10 राजाओं का एक संघ तैयार किया, जिसमें 5 आर्य जातियां थीं और 5 अनार्य जातियां थीं। आगे भी मैं उनका आप लोग नाम बता रहा हूँ। ठीक है? तो यह जो युद्ध है वर्तमान रावी नदी, जो कि उस समय परुष्णी नदी के नाम से जानी जाती थी, तो परुष्णी नदी के किनारे हुआ था। इसी कारण से इस युद्ध को परुष्णी नदी का युद्ध या दासराग्य का युद्ध कहा जाता है। ठीक है? और इस युद्ध में जो है भरत जन के राजा सुदास विजयी रहे और राजा सुदास जो है भारत के प्रथम चक्रवर्ती सम्राट भी माने जाते हैं। तो जो दासराग युद्ध था जिसमें 5 आर्य जातियां थी, उसमें पहली जाति थी पुरु, यदु, तुर्वस,
पुरु, यद, तुर, वस, अनु और द्रह्यु। ठीक है, ये 5 आर्य जातियाँ थी और 5 अनार्य जातियाँ थी। उसमें है अलिन, पख्त, भलानस या भलानिन दोनों लिखा जाता है, भलानस या भलानिन, सिबी और बिसानिन। यह 5 अनार्य जातियां थीं। ठीक है, तो 5 आर्य 5 अनार्य कुल 10 राजाओं का संघ था और इसी 7वें मंडल में उसका विवरण प्राप्त होता है। ऋग्वेद के 4थे मंडल के सृष्टा हैं वामदेव जी और इसमें जो है कृषि प्रक्रिया का या कृषि संबंधी विवरण है, कृषि प्रक्रिया या कृषि संबंधी विवरण है। हमारा दूसरा प्रश्न है मेहरौली स्तंभ लेख संबंधित है, तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी, चंद्रगुप्त द्वितीय से। मेहरौली स्तंभ लेख किससे संबंधित है? चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है, जिसे हम विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं। और यह गुप्त वंश का प्रसिद्ध शासक था। गुप्त वंश के प्रसिद्ध शासक समुद्रगुप्त का पुत्र था। किसका? समुद्रगुप्त का पुत्र था। कौन? चंद्रगुप्त। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के विषय में मेहरौली स्तंभ लेख में जानकारी प्राप्त होती है। मेहरौली स्तंभ लेख कहाँ पे है? यह दिल्ली में है, कुतुब मीनार के पास है। कहाँ पे? कुतुब मीनार के पास अवस्थित है। और यह एक ऐसे लोहे से या एक ऐसा लौह स्तंभ है जो आज तक जंग रहित है। इस पे किसी भी प्रकार का कोई जंग नहीं मिलता है। इसमें चंद्र नामक किसी राजा की उपलब्धियों की सूचना प्राप्त होती है, लेकिन राजा का नाम नहीं दिया गया है, बल्कि चंद्र नामक राजा की उपलब्धियों की सूचना है। इसकी भाषा संस्कृत है। मेहरौली स्तंभ लेख की भाषा कैसी है? संस्कृत है। लिपि अगर पूछा जाए तो गुप्त कालीन है। लिपि गुप्त कालीन है। ठीक है, और अगर तिथि पूछा जाए तो यह तिथि विहीन है। इस पे किसी भी प्रकार की कोई तिथि अंकित नहीं है। और जो है इसमें यह जानकारी प्राप्त होती है कि जो चंद्र नामक राजा था वह वैष्णव धर्म का अनुयायी था। किस धर्म का? वैष्णव धर्म का अनुयायी था। और उसने जो है गरुड़ का अंकन करवाया था। गरुड़ का अंकन करवाया था और विष्णु ध्वज, ठीक है, की चर्चा करता है। यह अभिलेख जो है उससे संबंधित विष्णु ध्वज की चर्चा करता है। इसमें विवरण प्राप्त होता है कि जिसने मतलब उस चंद्र ने बंगाल के युद्ध क्षेत्र में मिलकर आए हुए अपने शत्रुओं के एक संघ को पराजित किया था, जिसकी भुजाओं पर तलवार द्वारा उसका यश लिखा गया था, जिसने सिंधु नदी के 7 मुखों को पार कर युद्ध में बालिकों को पराजित किया था, जिसके प्रताप और सौरभ से दक्षिण का समुद्र तट अब भी सुवासित हो रहा था। यह किसके विषय में है? इसकी पहचान जो हमारे इतिहासकारों ने चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य से किया है। अगर चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का समय आपसे पूछ लिया जाए तो कितना बताएंगे? 375 से लेकर 414-15 ईस्वी तक माना जाता है। ठीक है, हमारा विकल्प ए है चंद्रगुप्त मौर्य। तो आप लोगों को मालूम है चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्य वंश का संस्थापक था। विकल्प सी है चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम जो है गुप्त वंश का प्रसिद्ध सम्राट था और गुप्त वंश का पहला ऐसा शासक था जिसने महाराजाधिराज, प्रश्न आता है, महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। और इसने जो है विवाह प्रकार के सिक्कों का प्रचलन करवाया था। इसका विवाह जो है वैशाली की लिच्छव राजकुमारी कुमार देवी के साथ हुआ था। किसके साथ? कुमार देवी के साथ हुआ था। हमारा विकल्प डी है कनिष्क। कनिष्क जो है कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक था। 78 ईस्वी में शक संवत का, किसका? शक संवत का परिवर्तन किया और इसी के समय में जो है चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था।
किस बौद्ध संगीत का? चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था, जो कि कहाँ पे आयोजित की गई थी? कुंडलबन। कुंडलबन कहाँ पे है? कश्मीर में। कश्मीर में। और उसके अध्यक्ष थे अश्वघोष, और उपाध्यक्ष कौन था? वसुमित्र। ठीक है, यह इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हो गया। मित्रों, आगे बढ़ने से पूर्व आपसे अनुरोध है, आप वीडियो को देखने के पश्चात चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करें। साथ ही साथ अपने सुझावों से हम जो है चैनल को लाभान्वित करें। कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव अवश्य दें। हमारा तीसरा प्रश्न है, 1857 का विद्रोह लखनऊ में कब प्रारंभ हुआ? तो हमारा सही आंसर है विकल्प ए, 4 जून 1857 को जो है लखनऊ में 1857 का विद्रोह प्रारंभ हुआ था। और लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्वकर्ता कौन था? बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल ने लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किया था, और इन्होंने अपने अल्पाय पुत्र बिरजिस कादिर जो कि उसमें 11 वर्ष का था, अवध का नवाब घोषित किया। अवध का नवाब घोषित किया। हम लोगों को मालूम अवध का अंतिम नवाब किसे माना जाता है? प्रश्न आता है परीक्षा में, अवध का अंतिम नवाब। तो वाजिद अली शाह का नाम आप लोगों ने सुना होगा। वाजिद अली शाह जो है अवध के अंतिम नवाब थे। 1856 में डलहौजी ने कुशासन का आरोप लगाकर जो है अवध का विलय अंग्रेजी साम्राज्य में कर लिया था। तो उसे वाजिद अली शाह की पत्नी थी बेगम हजरत महल। एक प्रश्न आता, महक परी किसका नाम था? तो जो महक परी है यह बेगम हजरत महल का ही नाम था। बाद में जो है इस विद्रोह का दमन कर दिया गया। और प्रश्न आता, किसने किया था? तो हवेलाक एवं आउट्रम ने इस विद्रोह का दमन कर दिया। 5 जून को जो है विद्रोह कानपुर में प्रारंभ हुआ था। 10 मई को जो 1857 का विद्रोह मेरठ से प्रारंभ हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? तो हमारा सही आंसर विकल्प ए, 1908 में मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था। मुजफ्फरपुर कहाँ पे है? मुजफ्फरपुर वर्तमान बिहार में है। और यह घटना जो है 30 अप्रैल 1908 की है। मुजफ्फरपुर के जो न्यायाधीश थे किंग्सफोर्ड, उनकी हत्या का प्रयास खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने उनकी हत्या का प्रयास किया। उनकी गाड़ी पर उन लोगों ने बम फेंका, लेकिन सौभाग्यवश वह बच गया। लेकिन उस घटना में जो है 2 महिलाएं मारी गईं। ठीक है, एक श्रीमती कैनेडी थी, और दूसरा कुमारी कैनेडी। ठीक है, इन दोनों की जो है मृत्यु हो गई, जिसके कारण जो है इस घटना को कैनेडी हत्याकांड के नाम से भी जाना जाता है। कैनेडी हत्याकांड के नाम से भी जाना जाता है। इस घटना के बाद जो है प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर लिया। किसने आत्महत्या किया? प्रश्न आता है। तो आत्महत्या किसने किया था? प्रफुल्ल चाकी ने किया था। और फांसी की सज़ा किसे दी गई? तो फांसी की सज़ा खुदीराम बोस को दी गई। खुदीराम बोस के विषय में बताया जाता है कि भारत की स्वतंत्रता के लिए संगठित क्रांतिकारी आंदोलन के प्रथम शहीद माने जाते हैं खुदीराम बोस। और सबसे कम उम्र में फांसी की सज़ा पाने वाले क्रांतिकारी थे खुदीराम बोस। 19 वर्ष की उम्र में इनको फांसी की सज़ा दी गई थी। लेकिन यह जो है वर्तमान में कुछ विवाद का विषय बना हुआ है, और इस पे इतिहासकार अभी एक मत नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है, किस ग्रह को सुबह का तारा कहा जाता है? तो हमारा सही आंसर है
विकल्प सी, शुक्र को जो है सुबह का तारा कहा जाता है, इसे शाम का तारा भी कहा जाता है। जो शुक्र ग्रह है जिसे हम सुबह का तारा और शाम का तारा दोनों नामों से जानते हैं। ठीक है। विकल्प ए है मंगल ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा ग्रह है और शनि ग्रह वलय वाला ग्रह है। हमारा अगला प्रश्न है, सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य, तो इसमें है हमारा सही आंसर है विकल्प डी, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और महाराष्ट्र। ठीक है। सरदार सरोवर परियोजना से जो है मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक एवं महाराष्ट्र, ये 4 राज्य जो है लाभान्वित होते हैं। लेकिन अगर प्रश्न आता है सर्वाधिक लाभ किसको प्राप्त होता है, इस परियोजना से, सरदार सरोवर परियोजना से सर्वाधिक लाभ गुजरात को प्राप्त होता है। सर्वाधिक लाभ गुजरात को प्राप्त होता है। और यह परियोजना जो है सरदार सरोवर परियोजना का निर्माण गुजरात में जो है नर्मदा नदी के तट पर किया गया है और इसकी ऊंचाई कुल वर्तमान में जो है 138.68 मीटर है। कितनी है? 138.68 मीटर है। और इस परियोजना के विरोध में जो है सबसे प्रसिद्ध थी मेधा पाटकर का नाम आता है। मेधा पाटकर जो है नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित हैं। इन्होंने मध्य प्रदेश में धारंग समिति का गठन किया था। मध्य प्रदेश में धारंग समिति का गठन किया था, जो कि विभिन्न प्रकार के संगठनों से मिलकर जो है नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित था। बाद में सभी संगठन एक हो गए और उसका नाम हो गया नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत विधानमंडल के विश्रांत काल में राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी, अनुच्छेद 213। अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। हमारा विकल्प ए है अनुच्छेद 214। तो अनुच्छेद 214 में प्रावधान किया गया है कि राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय, मतलब यहाँ पे जो है उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है प्रत्येक राज्य के लिए। हमारा विकल्प सी है अनुच्छेद 174। तो अनुच्छेद 174 में राज्यपाल द्वारा राज्य विधानमंडल के समय समय पर सत्र बुलाने और उसका सत्रावसान करने और विधानसभा को विघटित करने का अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 174 के तहत। अनुच्छेद 200, तो अनुच्छेद 200 में जो है राज्यपाल द्वारा राज्यपाल द्वारा जो है विधेयकों पर अनुमति प्रदान करने से संबंधित है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बालकों के शोषण से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद बालकों के शोषण से संबंधित है? तो हमारा सही आंसर है विकल्प डी, अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 जो है बालकों के शोषण से संबंधित है, जिसमें बताया गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकट में नियोजन में नहीं लगाया जाएगा। हमारा विकल्प सी, अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23 जो है मानव के दुर्व्यापार या बलात्श्रम का जो है प्रतिषेध करता है। मानव बेगारी का प्रतिषेध कौन करता है? अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत किया गया है। अनुच्छेद 17 के द्वारा अस्पृश्यता का अंत किया गया है।
हमारा अगला प्रश्न है, यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो कितने दिनों के अंदर रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए? तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी, 6 माह के अंदर भर लिया जाना। अगर भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त है तो 6 माह के अंदर जो है उसे भर लेना चाहिए। तो हमारा अनुच्छेद 62 खंड 1, ठीक है, अनुच्छेद 62 खंड 1 में यह बताया गया है कि राष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से हुई रिक्त को भरने के लिए, राष्ट्रपति के पदावधि की समाप्ति से हुई रिक्त को भरने के लिए निर्वाचन पदावधि की समाप्ति से पूर्व ही कर लिया जाए। अगर यह जो है यह व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति का पद समाप्त हो समय जो है कार्यकाल समाप्त होने वाला है तो निर्वाचन उसके पहले कर लिया जाए, अनुच्छेद 62(1) कहता है। और अनुच्छेद 62 खंड 2 कहता है कि यदि रिक्त राष्ट्रपति की मृत्यु, पदत्याग या पद से हटाए जाने के कारण हुई है तो उस रिक्त को भरने के लिए निर्वाचन रिक्त होने की तिथि के पश्चात यथाशीघ्र और प्रत्येक दशा में 6 माह बीतने के पहले किया जाना चाहिए या किया जाएगा। अनुच्छेद 62(2) इसका प्रावधान करता है और अनुच्छेद 62(1) यह कहता है कि समय पदावधि समाप्त होने के पूर्व ही जो है यह कार्य कर लिया जाए। हमारा अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? तो हमारा सही आंसर विकल्प सी, 61वें संविधान संशोधन के द्वारा, 61वें संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की उम्र जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई, ठीक है। और यह संशोधन कब हुआ था? 1988 में। 61वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1988 में हुआ था। और यह नियम जो है 28 मार्च 1989 से प्रभावी हुआ। यह नियम 28 मार्च 1989 से प्रभावी हुआ, ठीक। और हमारा विकल्प ए है 63वां संविधान संशोधन। 63वां संविधान संशोधन हुआ था 1990 में। कब हुआ था? 1990 में। और यह संशोधन जो है पंजाब में जीवन का अधिकार छीनने वाले जो है एक 59वां संविधान संशोधन हुआ था, उसको रद्द किया गया इस संविधान संशोधन के द्वारा। पंजाब में जीवन को छीनने से संबंधित 59वें संविधान संशोधन को रद्द किया गया 63वें संविधान संशोधन के द्वारा। इसके बाद जो है हमारा विकल्प बी है 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, जिसको लघु संविधान संशोधन के नाम से जाना जाता है। इसमें संविधान की प्रस्तावना में जो है संशोधन किया गया, ठीक, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किया गया, ठीक है। ये सब इसके प्रमुख प्रावधान थे। और विकल्प डी है 52वां संविधान संशोधन। तो 52वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? आपका है यह दल बदल कानून से संबंधित है 52वां संविधान संशोधन। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक ग्रामीण यहाँ पे कुछ थोड़ा सा ग्रामीण गरीबी होना चाहिए था, ग्रामीण गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है। ग्रामीण उन्मूलन कार्यक्रम क्या होगा? ग्रामीण गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। तो पहला विकल्प है प्रधानमंत्री युवा रोजगार योजना है, दूसरा विकल्प है रोशनी योजना है, तीसरा विकल्प है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, यह भी है। तो हमारा सही आंसर है विकल्प डी, उपर्युक्त सभी। तो जो हमारा पहला विकल्प है प्रधानमंत्री युवा रोजगार योजना, प्रधानमंत्री युवा रोजगार योजना का प्रारंभ जो है 9 नवंबर 2016 को जो किया गया था। 9 नवंबर 2016 को इस योजना का प्रारंभ किया गया और इसको प्रारंभ करने का मुख्य उद्देश्य है बेरोजगारी को दूर करना। 2016 से 21 के मध्य इसका जो टारगेट है 2016 से 2021 के मध्य 7 लाख से अधिक प्रशिक्षुओं को उद्यमशीलता प्रशिक्षण एवं शिक्षा
उपलब्ध कराना। आपका विकल्प भी है रोशनी योजना। रोशनी योजना जो है जम्मू कश्मीर से संबंधित, कहाँ से? जम्मू कश्मीर के युवाओं को रोजगार दिलाने के संबंध में है। यह रोशनी योजना जम्मू कश्मीर के युवाओं को रोजगार दिलाने के संबंध में है। और विकल्प सी है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। तो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का प्रारंभ जो है जून 2011 में किया गया था। जून 2011 में किया गया था और इसके तहत ग्रामीण परिवार की कम से कम एक महिला सदस्य को स्वयं समूह सहायता से या स्वयं समूह सहायता नेटवर्क के तहत लाया जा रहा है। मतलब जो स्वयं सहायता समूह बनाया जा रहा है उसका लक्ष्य है कि प्रत्येक परिवार की कम से कम एक महिला को जो है इसके राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत लाया जाए। हमारा अगला प्रश्न है, भारतवर्ष में प्रथम, कुछ टाइपिंग एरर ज़्यादा लग रहा है, भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय, हमारा प्रश्न है कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। तो हमारा सही आंसर है विकल्प ए, गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय। पंडित गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय यह पंतनगर में है। ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 17 नवंबर 1960 को हुई थी और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका उद्घाटन किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका उद्घाटन किया था। तो उस समय इसका नाम था उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय। बाद में इसका नामकरण पंडित गोविंद बल्लभ पंत के नाम पर पंडित गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय कर दिया गया। और वर्तमान में यह उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर जिले में स्थित है। ऊधम सिंह नगर जिले में अवस्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय स्मार्ट सिटी अवार्ड्स 2020 में स्मार्ट सिटी का पुरस्कार प्रदान किया गया। तो पहला विकल्प अहमदाबाद, दूसरा विकल्प इंदौर, तीसरा विकल्प सूरत, चौथा विकल्प इंदौर एवं सूरत को संयुक्त रूप से। तो हमारा सही आंसर है विकल्प डी, इंदौर एवं सूरत को जो है संयुक्त रूप से जो है भारतीय स्मार्ट सिटी अवार्ड्स 2020 में सम्मानित किया गया है। ठीक है। केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा इसकी घोषणा की जाती है। केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा इसकी घोषणा की जाती है। तो सबसे स्मार्ट सिटी का दर्जा किसे मिला है? इंदौर को और सूरत को, दोनों को संयुक्त रूप से यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। और स्टेट अवार्ड का अगर पूछा जाए, स्टेट अवार्ड्स किसे प्राप्त हुआ है? तो स्टेट अवार्ड्स जो है उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुआ है। इसमें स्टेट अवार्ड्स उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुआ। इसके लिए मैं एक छोटी सी वीडियो जो है बना के डाल दूंगा अपने चैनल पे, स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 से संबंधित। ठीक है। और ये दोनों चीज़ें महत्वपूर्ण है, स्मार्ट सिटी इंदौर और सूरत, स्टेट अवार्ड उत्तर प्रदेश। पहला स्थान मतलब उत्तर प्रदेश को मिला है, दूसरा स्थान मध्य प्रदेश को, तीसरा स्थान तमिलनाडु को। हमारा अगला प्रश्न है, T20 क्रिकेट विश्व कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो हमारा सही आंसर है विकल्प सी, UAE और ओमान दोनों में, UAE एवं ओमान दोनों में। ठीक है। और इसका प्रारंभ जो है 17 अक्टूबर को किया जाएगा। 17 अक्टूबर को जो है इस प्रतियोगिता का प्रारंभ UAE और ओमान में किया जाएगा। और इसकी जो सिर्फ आयोजन स्थल ही जो है UAE और ओमान को बनाया गया है और उसका प्राधिकार जो है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के पास ही रहेगा। हमारा अगला प्रश्न है, 5G सेवा देने वाली पहली टेलीकॉम कंपनी कौन सी है? तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी, भारतीय एयरटेल। 5G सेवा देने वाली पहली टेलीकॉम कंपनी कौन सी है?
भारती एयरटेल। हमारा अगला प्रश्न है 26 जनवरी 2021 को भारत की कौन सी कंपनी सबसे मूल्यवान कंपनी बनी? तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी टीसीएस। 26 जनवरी 2021 को भारत की कौन सी कंपनी सबसे मूल्यवान कंपनी बनी है? टीसीएस। बाजार पूंजीकरण के लिहाज से, बाजार पूंजीकरण के लिहाज से जो है यह सबसे मूल्यवान कंपनी बनी है टीसीएस। ठीक है। अगला प्रश्न है अभी हाल में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैन गार्डन का उद्घाटन कहाँ किया? तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी अहमदाबाद में। अभी हाल में ही प्रधानमंत्री मोदी ने जैन गार्डन का उद्घाटन गुजरात के अहमदाबाद में किया है। यह जापान द्वारा निर्मित पार्क है। और जैन का अगर देखा जाए जापानी भाषा में अर्थ होता है ध्यान। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है इट्स ए वंडरफुल लाइफ पुस्तक के लेखक हैं। इट्स ए वंडरफुल लाइफ पुस्तक के लेखक हैं। तो हमारा सही आंसर है विकल्प ए रस्किन बॉन्ड। इसके लेखक हैं रस्किन बॉन्ड। हमारा अगला प्रश्न है सासाकावा पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो हमारा सही आंसर है विकल्प सी पर्यावरण के क्षेत्र में। सासाकावा पुरस्कार प्रदान किया जाता है किस क्षेत्र में? पर्यावरण के क्षेत्र में यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। और इसकी स्थापना 1986 में हुई थी। इसकी स्थापना 1986 में हुई थी। UNEP मतलब संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा इसकी स्थापना 1986 में हुई थी। और इसका उद्देश्य है, इस पुरस्कार का क्या उद्देश्य है कि पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन। ठीक है। पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन। तो पर्यावरण प्रबंधन और संरक्षण के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय योगदान करने वाले व्यक्तियों को यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार किसी व्यक्ति विशेष को भी प्रदान किया जा सकता है और किसी संस्था को भी प्रदान किया जा सकता है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा वन्य जीव संरक्षण समझौता है। तो हमारा सही आंसर है विकल्प डी साइट्स। विश्व का सबसे बड़ा वन्य जीव संरक्षण समझौता है कौन सा? साइट्स। CITES साइट्स। ठीक है। और यह समझौता जो है 1976 से लागू हुआ था। और इसका उद्देश्य है जीवों तथा उनके अंगों आदि के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रतिबंधित करना। ठीक है। हमारा जो पहला विकल्प है मॉन्ट्रियल समझौता आप लोगों को मैंने कई बार बताया है। मॉन्ट्रियल समझौता कब हुआ था? 1987 में। कहाँ पे? मॉन्ट्रियल में हुआ था। और यह ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। विकल्प बी है आधारित समझौता। आधारित समझौता 1989 में हुआ था। और खतरनाक निर्गमी कचरों के सीमा पार आवागमन और उनके निपटारे के लिए जो है यह समझौता हुआ था। विकल्प सी है स्टॉकहोम समझौता। स्टॉकहोम समझौता जो है 5 जून 1972 को हुआ था। इसी समझौते में जो है यह निर्णय लिया गया था कि 5 जून को जो है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कौन सा जीव अपना पूरा जीवन बिना पानी पिए काट देता है? तो हमारा सही आंसर है विकल्प ए कंगारू रैट। कंगारू रैट एक ऐसा जीव है जो अपना पूरा जीवन बिना पानी पिए बिता देता है। और यह जो कंगारू रैट है यह उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है? यह उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। ठीक है। उत्तरी अमेरिका के दक्षिणी पश्चिमी रेगिस्तान में। और चूहे के समय यह एक स्तनधारी होता है। यह एक स्तनधारी होता है जो बिल्कुल चूहा जैसा होता है और बिना पानी पिए पूरा जीवन अपना काट देता है।
विकल्प बी है स्लोथ। तो स्लोथ जो है अमेरिका के जंगलों में पाया जाने वाला बंदर के समान एक स्तनधारी होता है। यह अपना पूरा जीवन वृक्षों पर उल्टा लटक कर व्यतीत करता है, ठीक, और वही वृक्षों के पत्तियों को खाता है। विकल्प सी है लेमिंग। तो लेमिंग जो है चूहे जैसा एक प्राणी होता है जो कि स्वीडन, नॉर्वे, कहाँ पे, स्वीडन, नॉर्वे आदि स्थलों पर पाया जाता है। और जब इनकी किसी स्थान विशेष पे जब रहते हैं और वहाँ पे इनकी जनसंख्या बढ़ जाती है तो उस स्थान को छोड़कर भोजन की तलाश में आगे चल पड़ते हैं और लाखों की संख्या में आसपास के समुद्र में कूद कर जान दे देते हैं। कौन? लेमिंग। और कैसुअरी जो है पापुआ न्यू गिनी जो है, तो न्यू गिनी में पाई जाने वाली एक खतरनाक चिड़िया है। संसार की सबसे क्रोधी और खतरनाक चिड़िया मानी जाती। कौन? कैसुअरी। हमारा अगला प्रश्न है, किसी प्रजाति को विलुप्त माना जा सकता है जब वह, यहाँ पे सकत हो गया, जा सकता है जब वह अपने प्राकृतिक आवास में नहीं देखी गई हो। तो हमारा सही आंसर है विकल्प डी 50 वर्ष। 50 वर्ष, जब 50 वर्ष कोई जंतु जो है जीव अपने प्राकृतिक आवास में नहीं दिखाई पड़ता है तब हम उसे विलुप्त प्राय श्रेणी में रखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प, यहाँ पे भी कुछ लोचा हुआ है, सही नहीं है प्रश्न है आपका, थोड़ा सा संशोधन कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? वैसे मैं बहुत ध्यान से एक बार देखता हूँ लेकिन हो जाती है त्रुटि। तो हमारा विकल्प ए है रोम, ठीक है। तो रैंडम ओनली मेमोरी, यह हमारा गलत आंसर है। रोम का जो है फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी जो है रोम का फुल फॉर्म होता है और रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है रैम का फुल फॉर्म होता है। और जो विकल्प हैं WLL वायरलेस लोकल लूप, यह सही है। WWW वर्ल्ड वाइड वेब, यह भी सही है। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, यह भी सही। तो विकल्प ए हमारा गलत आंसर है। अगला प्रश्न है, बाइनरी प्रणाली के आविष्कारक हैं। बाइनरी प्रणाली के आविष्कारक हैं तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी। लेडी एडा अगस्टा जो है बाइनरी प्रणाली की जो आविष्कारक मानी जाते हैं। और बाइनरी प्रणाली मतलब जो 2 अंकों की संख्या प्रणाली होती है यह, ठीक है, जो कंप्यूटर में प्रयोग की जाती है 0 और 1 वाली, ठीक। और दुनिया का प्रथम प्रोग्रामर भी इनको माना जाता है। लेडी एडा अगस्टा को जो है दुनिया का प्रथम प्रोग्रामर भी माना जाता है। चार्ल्स बेबेज के विषय में आपको जानकारी है। हमारा अगला प्रश्न है, ट्रांजिस्टर का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया? तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में जो है ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पॉइंटिंग डिवाइस है? निम्नलिखित में से कौन पॉइंटिंग डिवाइस है? तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी। माउस को पॉइंटिंग डिवाइस के नाम से भी जाना जाता है। माउस को पॉइंटिंग डिवाइस के नाम से भी जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, आंकड़े संग्रहण की विधि के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? तो हमारा पहला कथन है, आंकड़े संग्रहण की सर्वाधिक पुरानी विधि अवलोकन विधि है। यह कथन सही है। संग्रहण की सबसे पुरानी विधि कौन सी है? आंकड़े संग्रहण की अवलोकन विधि है। हमारा दूसरा कथन है, असहभागी प्रेक्षण एक ऐसी विधि है जिसमें शोधकर्ता दूसरे व्यक्तियों के व्यवहारों का प्रेक्षण एक स्वाभाविक परिस्थिति में करता है, परंतु प्रेक्षित व्यवहार में वास्तविक सहभागी के रूप में कार्य नहीं करता है।
यह भी हमारा सही कथन है। कथन सी है, रेटिंग मापनी 6 प्रकार की होती है। रेटिंग मापनी 6 प्रकार की होती है, यह कथन भी हमारा सही। जो रेटिंग मापनी होती है, एक होती है आंकिक मापनी, आंकिक मापनी होती है, एक होती है आकृतिक मापनी, आकृतिक मापनी, एक होती है प्रतिशत मापनी, ठीक, एक होती है मानक मापनी, एक होती है संचित बिंदुओं की मापनी, संचित बिंदुओं की मापनी, एक होती है बाधित चयन मापनी, बाधित चयन मापनी। ये जो है 6 प्रकार की जो है रेटिंग मापनी होती है। हमारा विकल्प डी है, प्रश्नावली में प्रश्नों का उत्तर प्रत्यार्थी स्वयं भरते हैं, जबकि अनुसूची में भी प्रश्नों का उत्तर स्वयं प्रत्यार्थी द्वारा भरा जाता है। यह गलत है। यह कथन विकल्प डी हमारा गलत है और सही आंसर है। जो प्रश्नावली होती है, तो प्रश्नावली में शोधकर्ता जो है किसी व्यक्ति को क्वेश्चनर दे देता है और उसका उत्तर जो है वह स्वयं देता है, जबकि अनुसूची में जो शोधकर्ता होता है वह अपने सब्जेक्ट से या जो प्रत्यार्थी होता है उससे वह प्रश्न पूछता है और उसके द्वारा दिए गए उत्तर को स्वयं वह लिखता है, उसके द्वारा दिए गए उत्तर को स्वयं वह लिपिबद्ध करता है। तो कथन डी हमारा गलत आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रयोगात्मक डिजाइन का प्रकार नहीं है। हमारा पहला है यादृच्छिकृत पोस्ट टेस्ट नियंत्रित समूह डिजाइन। यह जो है प्रयोगात्मक डिजाइन है, यादृच्छिकृत पोस्ट टेस्ट नियंत्रित समूह डिजाइन। दूसरा है प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट नियंत्रित समूह डिजाइन, यह भी सही है। तीसरा है सोलोमन 4 समूह डिजाइन, यह भी सही है। तो जो विकल्प डी है यह गलत है। संबंधात्मक डिजाइन जो है वह अप्रयोगात्मक शोध की है, अप्रयोगात्मक शोध से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के अतिरिक्त कुल कितने सदस्य होते हैं। तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के अतिरिक्त कुल 10 सदस्य होते हैं। हमारा 30वां एवं अंतिम प्रश्न है, ज्ञानात्मक पक्ष के शिक्षण उद्देश्य का उच्चतम स्तर क्या है। तो हमारा सही आंसर है विकल्प डी, मूल्यांकन। ज्ञानात्मक पक्ष के शिक्षण का उच्चतम पॉइंट क्या है, मूल्यांकन है। तो मित्रों, इस वीडियो में मैंने कुल 30 प्रश्नों के ऊपर आप लोगों से चर्चा की है। सभी प्रश्न जो है आगामी असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। आप सभी को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।